नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। बंगाल में वोटिंग से पहले इंडी गठबंधन का बड़ा सेल्फ गोल। खड़गे ममता ने पीएम मोदी के लिए वो कह दिया, चुनाव में भारी पड़ेगा। किसी ने दी गाली, किसी ने कहा आतंकवादी, बौखलाया इंडी गठबंधन तो ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहा है। पहले पीएम मोदी, अब अमित शाह की चेतावनी। 4 मई के बाद बंगाल में क्या होने वाला है? भयंकर गर्मी, सिर पर भगवा, सड़क पर क्यों उतर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? यूपी में क्या होने वाला है? सीज फायर होगा एक्सपायर, 24 घंटे बाद होगा भयंकर संग्राम। ट्रंप और ईरान ने क्या क्या टारगेट लॉक कर दिए? चीन से ईरान को सप्लाई किया तबाही का सामान। जिस शिप को अमेरिका ने पकड़ा उसमें ऐसा क्या मिला कि अमेरिका चीन फिर आमने सामने? ईरान पर बम बरसाने की धमकी देने वाले ट्रंप क्यों करने लगे प्लीज प्लीज? ईरान ऐसा क्या करने वाला है? 40 तरह के 51 क्विंटल फूल, भव्य तैयारी, गजब इंतजाम। खत्म होगा भक्तों का इंतजार, खुलने वाला है केदारनाथ के कपाट। सनातन से खिलवाड़ मंजूर नहीं, दर्शन से पहले देनी होगी आस्था की अग्नि परीक्षा। 4 धाम यात्रा को लेकर क्या क्या नियम सोचा है, कभी मैं आपको दिखाऊंगा। सिर के बाल पकने पर काले से सफेद ही क्यों होते हैं, नीले, पीले या किसी और रंग के क्यों नहीं? लेकिन सबसे पहले देखिए दिन भर रिवीजन। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी की एक एफआईआर के सिलसिले में दायर की गई थी। पवन खेड़ा ने उनके ऊपर 1 से ज्यादा पासपोर्ट रखने और विदेश में प्रॉपर्टी होने का आरोप लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने अपनी आशंकाएं अदालत के सामने रखी थी, लेकिन अगर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा खुद सुनवाई जारी रखना चाहती हैं तो यह उनका निर्णय है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेनेड अटैक और टारगेट किलिंग की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी आईएसआई प्रॉक्सी शहजाद भट्टी के आदेश पर काम कर रहे थे। दोनों आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए। अहमदाबाद के धांधुका में हुए हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। बुलडोजर एक्शन से पहले घरों की बिजली भी काट दी गई। जांच में सामने आया है कि घर के बाहर कुछ हिस्सों में बिना अनुमति के निर्माण किया गया है, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में नकली इनो और कॉफी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मधु विहार इलाके में छापा मारने 2 अवैध यूनिट पकड़ी गई हैं, जहां से 20 लाख रुपए का नकली सामान जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह नकली सामान थोक और रिटेल बाजारों के जरिए देश के कई हिस्सों में भेजा जा रहा था। रूस के एक सर्कस में शो के दौरान एक बाघ दर्शकों के बीच पहुंच गया। यह हादसा तब हुआ जब अचानक बैरियर टूट गया। इस दौरान 3 बाघ थे, जिसमें से एक बाघ ने दर्शकों के बीच छलांग लगा दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी दर्शकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बाद में बाघ को भी काबू में कर लिया गया। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें दिखाएंगे बंगाल में वोटिंग से पहले इंडी गठबंधन का बड़ा सेल्फ गोल। खड़गे ममता ने पीएम मोदी के लिए वो कह दिया, चुनाव में भारी पड़ेगा। किसी ने दी गाली, किसी ने कहा आतंकवादी, बौखलाया इंडी गठबंधन तो ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहा है। पहले पीएम मोदी, अब अमित शाह की चेतावनी। 4 मई के बाद बंगाल में क्या होने वाला है? भयंकर गर्मी, सिर पर भगवा, सड़क पर क्यों उतर गए सीएम योगी? यूपी में क्या होने वाला है? 5 राज्यों के चुनाव का भयंकर माहौल बन गया है, खासकर बंगाल में, जहां पर 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना और उससे पहले गजब की बयानबाजी हो रही। बंगाल में ममता पीएम मोदी वर्सेस ऑल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी के निशाने पर पीएम मोदी है। पीएम मोदी पर हमला करने के चक्कर में कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक सेल्फ गोल कर रहे हैं। पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला करना विपक्ष को हमेशा भारी पड़ा है, फिर भी इंडी गठबंधन ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहा है। बिहार से लेकर बंगाल तक इंडी गठबंधन के नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया है। बिहार में पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द और गालियों का प्रयोग किया गया, जिसका नतीजा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को भुगतना पड़ा। बहुत दिन की बात नहीं है, बहुत दूर की भी बात नहीं। अब बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में भी इंडी गठबंधन वही गलतियां कर रहा है। इस बार तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर दिया है। अब देखिए, आतंकवादी से लेकर गाली तक पीएम मोदी पर व्यक्तिगत अटैक कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है क्या? ममता बनर्जी ने क्या ब्लंडर कर दिया है? विपक्ष की बौखलाहट है या हताशा है जो विपक्ष कर रहा है उसके पीछे?
दरअसल बंगाल में इस बार बेहद कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी शायद अपना सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही हैं और इसी वजह से वो टेंशन में। लेकिन कांग्रेस को किस बात की टेंशन है? कांग्रेस तो चुनावी लड़ाई में बहुत पीछे दिखाई दे रही है। फिर भी पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। पीएम मोदी पर इन हमलों का बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या ममता बनर्जी को कोई डर सता रहा है? उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव क्यों हो गया है? भयंकर गर्मी में सिर पर भगवा साफा पहनकर सीएम योगी सड़क पर क्यों उतर आए हैं? ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस पूरे हंगामे की एक झलक आपको दिखा। They join with Modi, who is a terrorist, and who won't believe in equality. कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को दर्शाता है और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है। और ममता के गुंडे भी कान खोल कर सुन ले, 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। और अमित शाहকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। बंगाल में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने क्या ब्लंडर किया है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कैसे सेल्फ गोल कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे चेन्नई गए हुए थे। वहां पर पीएम मोदी पर हमला करते करते खड़गे के बोल बिगड़ गए। खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी तक कह दिया। एक बार सुनिए। How can they join with Modi, who is a terrorist, and who won't believe in equality? पीएम मोदी के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग करके खड़गे ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के पुराने बयानों के आधार पर भयंकर पलटवार कर दिया। आपको बताता हूं कि पीएम मोदी और आरएसएस पर अटैक करके कैसे खड़गे पहले भी परेशानी में फंस चुके हैं। 21 अप्रैल 2026 को कहा वो एक आतंकवादी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अप्रैल 2026 को ही आरएसएस बीजेपी जहरीला सांप है यह कह दिया था। अक्टूबर 2025 में उन्होंने कहा था कि आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। नवंबर 2024 में कहा कि बीजेपी आरएसएस जहरीले सांप जैसे हैं। अप्रैल 2023 में कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह। नवंबर 2022 में कहा था क्या मोदी के रावण की तरह 100 सिर हैं। दिसंबर 2022 में कहा था कि क्या देश के लिए बीजेपी से एक भी मरा। और इसी पर बीजेपी ने कांग्रेस और खड़गे पर पलटवार कर दिया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की यही मानसिकता है। खड़गे ने राहुल गांधी के कहने पर पीएम मोदी को आतंकवादी कहा है। सुनिए संबित पात्रा ने और क्या कहा। आज कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है अपितु यह कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को दर्शाता है और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है। और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेता किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। हर दिन राहुल गांधी जी अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी के साथ तू तड़ाक वाला व्यवहार करते हैं और आज तो अति हो गई जब राहुल जी के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने
प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट कह दिया। 2014 से लेकर अब तक 2026 तक कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां यह देख चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने का मतलब क्या होता है। भाई एक के बाद एक चुनाव हारते गया, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को लगता है कि पीएम मोदी को गाली दो, चुनाव जीत सकते। पीएम मोदी को आतंकवादी कहने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालांकि सफाई भी दी है। खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी लोगों को और राजनीतिक दलों को डराते रहते हैं, सारी संस्थाएं पीएम मोदी के कंट्रोल में। इस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। पीएम मोदी को आतंकवादी नहीं कहा था उन्होंने सफाई दी है। अब सुन लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सफाई में क्या क्या कह दिया। Just I wanted to clarify that Modi always threatens and always he is, I told certain sequence, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, Terrorize, you mean to say? he is terrorizing people and political parties. And I never said he is a terrorist. उधर तमिलनाडु में खड़गे ने बलंडर किया तो इधर बंगाल में ममता बनर्जी की जुबान फिसल गई। बंगाल में बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी ने कई ऐसी बातें कह दी जिससे टीएमसी मुश्किल में फंस सकती है। बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोप भी बड़ा लगाया है। बीजेपी ने ममता का एक वीडियो शेयर करके यह आरोप लगाया है कि ममता ने पीएम मोदी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। यानी कि तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक इंडी गठबंधन के निशाने पर पीएम मोदी ही हैं और पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक ही किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए बंगाल चुनाव आसान नहीं होने वाला है और पहले चरण में वो सीटें जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था, इस वजह से भी ममता की टेंशन बढ़ी हुई कि अगर बीजेपी ने पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो टीएमसी को झटका लग जाएगा। आप देखिए कि बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होना। 2021 में बीजेपी ने इसमें से 59 पर जीत हासिल की थी। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने कुल 77 सीटें जीती थी। इन 152 सीटों में से 2021 में टीएमसी को 92 सीटें मिली थी, 92 सीटें टीएमसी ने जीती थी। यानी कि पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वो बंगाल में बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड वाली सीटें हैं। पिछली बार की तुलना में बीजेपी जितनी सीटें ज्यादा जीतेगी उतनी ही सीटें टीएमसी की कम हो जाएगी। बीजेपी और टीएमसी में पहले चरण की वोटिंग से पहले भयंकर बयानबाजी भी हो रही है। सुनिए। ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले, 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। टीएमसी नेताओं की ये धमकियां खोखली है। इन धमकियों के पीछे टीएमसी वालों का डर है। बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। अकेले गृहमंत्री अमित शाह ने एक ही दिन में ताबड़तोड़ 4 चुनावी रैलियां की। अमित शाह ने बंगाल के चांदीपुर में कहा कि अब बंगाल से ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। आप भी अमित शाह को सुनिए। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। लेकिन ममता बनर्जी भी चुप बैठने वाली नहीं है। उधर ममता बनर्जी भी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल पर जुल्म कर रही है और इसके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल विजय के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार उनके निशाने पर होगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी जल्द ही जाने वाली है। एक बार सुनिए कि ममता बनर्जी ने क्या कहा।
कि बंगाल जय करने का बाद हमारा टारगेट दिल्ली है, दिल्ली को हम छाड़ेगा नहीं। एक जुलूम, ईडी का जुलूम, सीबीआई का जुलूम, इनकम टैक्स का जुलूम, हर घर में बिजनेस के लिए इलेक्शन का टाइम में भी जुलूम कर रहे हैं। एक जुलूम का खिलाफ में आवाज उठाना जरूरी है। मैं आपको वादा कर सकती हूँ, अगर बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली से जाएगा, जाने ही वाला है कि वो अभी जो लोकसभा में हारा फिर हारेंगे, क्यों माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऐसे नहीं चल सकता है। बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार बंगाल में कैंपेन कर रहे हैं। हिमंता के निशाने पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। हिमंता ने ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम बोलने वालों का वोट नहीं चाहिए। सुनिए। दीदी, कभी कभी तो श्री राम भी तो बोला करो, कभी कभी तो श्री राम भी तो बोला करो। इंशाअल्लाह हो गया, खुदा हाफिज हो गया। जय जय श्री राम भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जय जय श्री राम भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन दीदी का मुंह से कभी भी आप लोग जय श्री राम नहीं सुनेगा। राम जन्मभूमि मंदिर होना कितना साल हो गया? 2 साल हो गया। दीदी कभी गया है मंदिर में? दीदी कभी गया है? कभी दीदी अपना भाषण में जय जय श्री राम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। किस लिए? दीदी को लगता है कि प्रभु श्री राम का हाथ में वोट नहीं है, खाली इंशाअल्लाह का हाथ में ही वोट है, प्रभु श्री राम का हाथ में वोट नहीं है। बंगाल में वोटिंग की तारीख करीब आते आते कई जगहों से हिंसक झड़पों की खबरें सामने आने लगी। ये तस्वीर कोलकाता के फोर्ट इलाके की है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में नारेबाजी को लेकर जबरदस्त भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और इस झड़प के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस भी हमला करने का आरोप है कि पुलिस ने भी हमला कर दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के 5 और टीएमसी के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। उधर दक्षिण 24 परगना जिले की भांगर विधानसभा सीट पर आईएसएफ कैंडिडेट अरबुल इस्लाम की गाड़ी पर हमले के बाद तनाव फैल गया। आरोप है कि जिस वक्त अरबुल इस्लाम प्रचार के लिए गांव में पहुंचे हुए थे, वहां टीएमसी के समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेरकर हमला कर दिया। अरबुल इस्लाम का आरोप है कि इस हमले में उनकी कई महिला कार्यकर्ता घायल हो गई हैं और वो किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले। बंगाल में सीधी लड़ाई बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच की है। उधर कांग्रेस भी बंगाल में अपनी मौजूदगी दिखाने में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 23 अप्रैल को कोलकाता के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अब राहुल गांधी का दौरा कैंसिल हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी 23 अप्रैल को प्रचार के लिए कोलकाता आने वाले थे। ममता सरकार के कहने पर पुलिस ने दौरे की इजाजत ही नहीं। राहुल गांधी अभी भी कोलकाता जाने के लिए बेताब है। अब 25 और 26 अप्रैल को रैली के लिए नया आवेदन दिया जाएगा, यह कांग्रेस की तरफ से कहा। अब देखिए कि अभी संसद में महिला आरक्षण से जुड़े बिल को रोकने पर इंडी गठबंधन जश्न मना रहा था। कांग्रेस और टीएमसी सांसद में एकजुटता दिखाई दे रही थी, लेकिन अब चुनावी मैदान में तनातनी बढ़ गई। पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने कड़े नियम बनाए। बंगाल में 21 अप्रैल से 29 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए शराब दुकानें बंद की गई और वोटिंग वाले दिन 2 पहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई। इमरजेंसी हालात को छोड़कर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक यह रोक रहेगी। वोटिंग वाले दिन बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। बाइक पर किसी को पीछे बैठाकर नहीं चल सकते। चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए बाइक रैलियों पर रोक लगाई गई। मेडिकल इमरजेंसी, किसी को कहीं छोड़ना है, पारिवारिक फंक्शन के लिए इस नियम में छूट दी जाएगी। इसके अलावा बंगाल में चुनाव आयोग ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें पहले ही कई बार आती रही और इस बार हिंसा ना हो और मतदाता बेखौफ होकर मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने भयंकर तैयारी की है। बंगाल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। पहले चरण के लिए सीएपीएफ की 2407 कंपनियां लगाई गई हैं, जिसमें से 2,40,000 से ज्यादा जवान तैनात हो चुके हैं। हर 150 वोटर पर 1 जवान की तैनाती की गई। यह बंगाल चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी तैयारी है और सबसे बड़ी तैनाती। 2024 में करीब 920 कंपनियां लगी थी, जिसमें से 92,000 जवान और 2021 में 725 कंपनियों की तैनाती की गई थी बंगाल।
जबकि 2016 में 800 कंपनियां सुरक्षा में लगाई। 29 अप्रैल के बाद 200 कंपनियां सुरक्षा में लगी रहेंगी। 20,000 जवान ईवीएम की सुरक्षा में लगे रहेंगे। चुनाव बाद हिंसा कंट्रोल करने के लिए 500 कंपनियों की तैनाती, यानी कि करीब 50,000 जवान ग्राउंड पर ही मौजूद रहे। इतनी तगड़ी सुरक्षा के पीछे लक्ष्य है कि मतदाता बिना किसी डर से वोट कर सके। बंगाल में सुरक्षा बलों की तैनाती भी हो चुकी है। आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों के जवान मतदाताओं को निश्चिंत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं। बंगाल में तो पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज थम गया, लेकिन बंगाल चुनाव के बीच यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के शोर का लेवल अभी से हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी चुनाव के लिए एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला पहले से ही तैयार है, जिसके बाद अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस में भी दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने भी MGY के पेश कर दिया है। बीजेपी के इस फॉर्मूले के बारे में आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। संसद से निकलकर यह लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। पूरे देश में बीजेपी जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली जा रही है। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उनके सरकारी आवास से विधानसभा तक करीब 2 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में जन आक्रोश रैली निकाली गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लखनऊ में निकली बीजेपी की जन आक्रोश रैली की हो गई, क्योंकि यूपी में शायद यह पहला मौका था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए विरोधियों के खिलाफ इस तरह सड़क पर उतरे। यूपी में बीजेपी के लिए जन आक्रोश रैली कितनी अहम थी, इसका अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, उनके दोनों डिप्टी सीएम भी इस रैली में मौजूद नजर आए। तपती धूप में योगी आदित्यनाथ के साथ रैली में मौजूद महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल पर अड़ंगा लगाने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बीजेपी की जन आक्रोश रैली पर लखनऊ से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। महिलाओं के अधिकारों पर बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिम्मेदार, इसको लेकर आज यहाँ पे बाकायदा एक रैली जो है वो निकाली गई है। जन आक्रोश रैली आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो है, दोनों डिप्टी सीएम जो है वो इसके साथ मौजूद है और तमाम महिलाएं जो है वो इस जो रोड शो है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं जन आक्रोश रैली है, उसमें निकली हुई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस जन आक्रोश रैली में शामिल हो। जन आक्रोश रैली के दौरान तपती धूप में महिलाओं का हौसला बढ़ा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को महिला विरोधी बताया। आप भी योगी आदित्यनाथ को सुनिए कि आज कैसे उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया महिला आरक्षण। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। वहीं लखनऊ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में जुटी महिलाओं की भीड़ ने अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ा दी। आप देखिए बीजेपी की रैली शुरू होने से पहले ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया एक्स पर, एक बार फिर से दूर दूर से लोगों को जुटाया जाएगा, एक नहीं बार बार झूठ बोलो, पाठ पढ़ाया जाएगा, झूठ के महादरवाजे से झूठ का झंडा उठाया जाएगा, अपनी करतूतों की काली सड़कों पर जलाई जाएगी। और बीजेपी की रैली के बाद भी अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर नजर आए, चुप नहीं बैठे हो। अखिलेश की टेंशन इतनी बड़ी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की अगुवाई में हुई बीजेपी की रैली को विपक्ष में बैठने की प्रैक्टिस बता दी। आप भी अखिलेश यादव को सुनिए। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। अखिलेश यादव यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पीडीए फॉर्मूले पर ताल ठोकी, तो बीजेपी ने भी इसकी काट तैयार कर। अखिलेश यादव के पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, तो बीजेपी ने पीडीए के काउंटर में MGY के फॉर्मूला तैयार कर, जिसमें महिला, गरीब, युवा और किसान है।
सुनिए बीजेपी के MGY के फॉर्मूले पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है और अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले पर क्या कह रहे हैं। 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आदि आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। पीडीए परिवार, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। एक तरफ महिला आरक्षण बिल को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं इंडी वालों का हाल देखिए कि राहुल गांधी का करीबी बताने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव के इस बयान पर बिहार महिला आयोग ने उन्हें नोटिस तक जारी कर दिया। आप भी पप्पू यादव को सुनिए। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। ये तो हर डेली, हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक मत संस्कृति बन गई। तो ये सियासी युद्ध तो चलता रहेगा, लेकिन अब बात ईरान युद्ध की, जिसमें सीज फायर एक्सपायर होने वाला है। आगे क्या होगा इस पर पूरी दुनिया की नजर है। पाठशाला में अगला चैप्टर, सीज फायर होगा, एक्सपायर 24 घंटे के बाद भयंकर संग्राम होगा। ट्रंप और ईरान ने क्या क्या टारगेट लॉक कर दिए। चीन से ईरान को सप्लाई किया तबाही का जो सामान है, जिस शिप को अमेरिका ने पकड़ा उसमें ऐसा क्या मिला कि अमेरिका चीन फिर आमने सामने हो गए। ईरान पर बम बरसाने की धमकी देने वाले ट्रंप क्यों करने लगे? प्लीज प्लीज, ईरान ऐसा क्या करने वाला है? पाकिस्तान बातचीत की टेबल सजाकर बैठा हुआ है। ट्रंप अपनी टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं, लेकिन ईरान की कोई खैर खबर नहीं। टाइम बीत रहा है, सीज फायर कल एक्सपायर होने वाला है। सीज फायर एक्सपायर होगा तो क्या होगा, यही सोच सोचकर दुनिया डरी हुई, क्योंकि ट्रंप अपना प्लान बनाकर बैठे हैं कि बात नहीं तो बम चलेंगे। ईरान अपना प्लान बनाकर बैठा है कि ट्रंप को फिर से धूल चटाएंगे। अब धमकियों के माहौल में बातचीत कैसे हो भी जाए तो किसी समझौते पर सहमति होगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है। शांति की राह में सबसे बड़ी दिक्कत ट्रंप का रवैया है। ट्रंप पर भरोसा करना मुश्किल है। भरोसे को मजबूत करने की बजाय ट्रंप ने बातचीत से पहले सारा माहौल बिगाड़ा हुआ। फिर भी ट्रंप इस उम्मीद में है कि ईरान बात करेगा, डील करेगा। दावा तो यहां तक है कि अगर डील हो गई तो ट्रंप खुद पाकिस्तान जाकर डंका पीटे। लेकिन ऐसा तो तब होगा जब कोई डील होगी। ईरान कह रहा है कि धमकियों के साए में बातचीत नहीं होती। जब बातचीत नहीं होगी तो डील कैसे होगी? ट्रंप तो अपनी टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से बातचीत शुरू करने के कोई संकेत नहीं मिल रहे। आज आपको पाठशाला में बताऊंगा कि सीज फायर एक्सपायर होगा तो फिर क्या होगा, कैसे ट्रंप और ईरान अभी से एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। क्या यह बातचीत से पहले प्रेशर डालने के लिए किया जा रहा है? आपको यह भी बताऊंगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में चीन कैसे आ गया और चीन को लेकर क्या खुलासा हुआ है। ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप को कौन सा नया झटका मिल गया है। अमेरिका में किसने ट्रंप को सबसे भ्रष्ट और अयोग्य राष्ट्रपति करार दे दिया है, यह सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन एक ट्रेलर देखिए।
ईरान युद्ध को लेकर जो 14 दिन का सीज फायर है वो कल खत्म हो रहा है। क्या सीज फायर खत्म होने के बाद फिर से बम बरसने लगेंगे, फिर से मिडिल ईस्ट में धमाकों की आवाज सुनाई देने लगेगी, फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा? ये सब सोच सोच कर ही दुनिया टेंशन में है, परेशान। आप देखिए कि ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर आगे नहीं बढ़े, डील नहीं हुई तो एक एक करके ईरान पर बम बरसाएंगे। धमकी देने में ईरान भी पीछे नहीं। ईरान कह रहा है कि इस बार नए प्लान के साथ उतरेंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि डील नहीं तो ऐसा हमला होगा जो पहले कभी देखा नहीं होगा। ईरान कह रहा है कि युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोल देंगे। यानी कि ट्रंप और ईरान दोनों एक दूसरे को धमका रहे हैं। और ऐसे धमकी भरे माहौल में बातचीत कैसे हो? ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने तो ट्रंप को सीधे सीधे धमका दिया है। ईरान की संसद के स्पीकर ने कहा है कि ट्रंप सीज फायर का उल्लंघन करके बातचीत की टेबल को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं या फिर वो युद्ध भड़काने को सही ठहराना चाहते हैं। हम धमकी के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते। इसके साथ ही ईरान के स्पीकर ने यह भी दावा कर दिया है कि पिछले 2 हफ्ते में ईरान युद्ध के मैदान में नए दांव की तैयारी भी कर ली है। अब सवाल यह है कि इन 2 हफ्तों में ईरान ने कौन सी नई तैयारी कर ली है? ईरान कौन से नए पत्ते खोलने वाला है? कौन सी नई चाल चलकर वो ट्रंप को फिर से सरप्राइज करने वाला है? ईरान बातचीत से इनकार कर रहा है। यह दिखा रहा है कि वो इस माहौल में बात नहीं करेगा। ईरान चाहता है कि ट्रंप ने समंदर में जो ईरान की घेराबंदी की हुई है, ट्रंप पहले उसे हटाएं, तभी बातचीत का कोई माहौल बनेगा। लेकिन ट्रंप अलग मोड में, वो ईरान को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया है कि तेहरान बातचीत की मेज पर आएगा, लेकिन चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करेगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उन्हें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी हो। उम्मीद है कि वो एक सही समझौता करेंगे और अपने देश को फिर से खड़ा करेंगे, ट्रंप ने कहा। जब ईरान ऐसा करेगा तो उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के सवाल पर कहा कि ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई विकल्प था, लेकिन हमें ऐसा करना ही था। सवाल यह है कि जब धमकियों का दौर चल रहा है तो बातचीत कैसे होगी? ईरान तो बातचीत से साफ इनकार कर रहा है। हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर चल रही है कि अमेरिका और ईरान दूसरे राउंड की बातचीत करेंगे। यह भी दावा है कि ईरान की तरफ से स्पीकर गालिबाफ ने बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने की पुष्टि भी कर दी। दोनों देशों की टीम कल सुबह पाकिस्तान पहुंचेगी। अगर ऐसा हुआ तो सीज फायर के टाइम को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से इन खबरों को खारिज किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि बातचीत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर जो भी खबरें चल रही हैं वो सच नहीं। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान का कोई भी दल, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी टीम, कोई भी अभी तक इस्लामाबाद नहीं गया। ईरान को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अमेरिका की तरफ से खबरें आ रही हैं कि उनकी टीम दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार रात को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कल ट्रंप ने भी यह दावा किया था कि जेडी वेंस के नेतृत्व में टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। इधर ईरान को लेकर अमेरिका के न्यूज आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की ईरान को भी मनाने में लगे हुए हैं कि वो भी अपनी टीम भेजे, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना यह नहीं होगा। यह भी दावा है कि बातचीत को लेकर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का भी प्रेशर है, जिसका यह मानना है कि अमेरिकी ब्लॉकेड को हटाए बिना बातचीत नहीं होनी चाहिए। यानी पूरा मामला ट्रंप की जिद पर अड़ा हुआ। अगर ट्रंप समंदर में ब्लॉकेड को नहीं हटाएंगे तो बातचीत को कोई राजी नहीं होगा, ईरान राजी नहीं होगा। ईरान की तरफ से जो टीमें बातचीत करने के लिए अभी सुगबुगाहट दिखा रही है वो राजी नहीं होंगे। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर मीटिंग का। लेकिन ट्रंप यही माहौल बना रहे हैं कि उन्होंने ईरान की ऐसी नज़ पकड़ ली है कि ईरान तड़प रहा है। ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड को ट्रंप तुरुप का इक्का मान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इस नाकाबंदी को तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई डील नहीं हो जाती। ये नाकाबंदी ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर रही है। ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान के लिए इतना नुकसान भी झेल पाना मुश्किल है। उन्हें इस बात का एहसास है कि उनकी नौसेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उनकी वायुसेना के विमान अब कभी उड़ान नहीं भर पाएंगे। उनके पास एंटी मिसाइल और एंटी एरोप्लेन इक्विपमेंट्स नहीं बचे हुए हैं।
मैं एक जंग जीत रहा हूं और वो भी बहुत बड़े अंतर से। पिछले 1 महीने से ट्रंप अपनी फर्जी जीत का ऐसा ही माहौल बनाते हुए आ रहे हैं। अब तो उनकी जीत के दावे को भी कोई गंभीरता से नहीं लेता और हालत तो यह है कि अब अमेरिका में भी ट्रंप को कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट भी बढ़ गई। वो ईरान को तो धमकी दे ही रहे, अपने देश की मीडिया पर भी भड़के हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को याद करते हुए ईरान को फिर से धमका दिया। ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान में मौजूद न्यूक्लियर डस्ट साइट्स का पूरी तरीके से सफाया, इसलिए उन्होंने फिर से खोद कर निकालना एक लंबा और मुश्किल काम होगा। फेक न्यूज CNN और दूसरे भ्रष्ट मीडिया नेटवर्क हमारे महान पायलट्स को वो श्रेय देने में नाकाम रहे हैं जिसके वो हकदार। वो हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये वो हमला था जो अमेरिका ने पिछले साल जून में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर किया था और यह दावा किया था कि ईरान पर कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा, हथियार ईरान नहीं बना पाएगा। लेकिन इस साल के बाद ट्रंप को फिर से वही खतरा सताने लग गया और वो ईरान को इसी बात को लेकर अब गारंटी चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना रखे। संभावित बातचीत के बीच ट्रंप ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र करके ईरान को एक तरह से डराने की भी कोशिश कर रहे, ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे। जो पूरी बातचीत है उसका एक बड़ा पॉइंट है ईरान का यूरेनियम, जिसे ईरान छोड़ना नहीं चाहता है और अमेरिका किसी भी हाल में उसे हासिल कर लेना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक को पूरी तरीके से हटाने और अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया है कि यही ईरान और अमेरिका के बीच शांति प्रस्ताव में सबसे बड़ा रोड़ा है। ट्रंप के ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को कब्जा करने वाले पोस्ट के कुछ ही घंटे के बाद ईरान ने साफ कर दिया कि तेहरान संवर्धित यूरेनियम कहीं भी ट्रांसफर नहीं करने वाला है। यह कान खोल के अमेरिका सुन ले। ट्रंप भले ही कुछ भी दावा करें, लेकिन ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को निकालना क्या इतना आसान काम है कि वहां से निकालकर डोनाल्ड ट्रंप ले जाएंगे? इतना आसान काम नहीं है यूरेनियम को निकालकर अमेरिका वहां से ले जाए। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स एंड्यूस वेबर के मुताबिक यह इतिहास का सबसे जटिल यूरेनियम हटाने का ऑपरेशन हो सकता है। इसकी वजह से ईरान की इस्फान और नतांज न्यूक्लियर प्लांट्स बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं। यूरेनियम गैस के फॉर्म में जो भारी सिलेंडर्स में जिन्हें रखा जाता है, हमलों में इन सिलेंडर्स के नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरा प्लांट अंडरग्राउंड है और एंट्री गेट भी मलबे से ढके हुए हैं। ऐसे में इस जगह पर किसी भी एक्टिविटी से रेडिएशन खतरा बढ़ सकता है, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर रेडिएशन वहां से लीक हुआ। तो एक तरफ ट्रंप ईरान को बमबारी का डर दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ खुद को मानवता का मसीहा साबित करने के लिए ईरान को प्लीज प्लीज भी कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा किया है जिसमें यह दावा था कि ईरान 8 महिलाओं को फांसी देने वाला है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के जो नेता हमसे जल्द बातचीत करने वाले हैं, अगर वो इन महिलाओं को छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ट्रंप ने कहा है कि प्लीज इन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाइए, ऐसा करके आप बातचीत की एक बढ़िया शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि ट्रंप ऐसा दिखा रहे हैं कि ईरान की सत्ता कितनी निर्दयी है और ट्रंप को ईरान के लोगों का कितना ख्याल है और कितना प्यार आ रहा है ट्रंप को, जबकि यही ट्रंप कुछ दिन पहले ईरान की पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी दे रहे हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान बातचीत की टेबल सजाने में लगा हुआ है। इस्लामाबाद में पहले राउंड की बातचीत की तरह ही तैयारियां फिर से चल रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर होटल और बातचीत वाली जगह पर टाइट सिक्योरिटी है। जिन होटल्स में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि पिछली बार रुके थे, उसे भी पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। बातचीत का पता नहीं, सीज फायर खत्म हो रहा है और इन सब के बीच यह खबर भी चल रही है कि ट्रंप पाकिस्तान तक जा सकते हैं। ये बात खुद ट्रंप कह चुके हैं कि अगर डील हो गई तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि अगर ईरान के साथ कोई डील होती है तो ट्रंप या तो पाकिस्तान जा सकते हैं या फिर वर्चुअल पीस टॉक में जुड़ सकते हैं। बातचीत से पहले पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने पाकिस्तान में चीन के राजदूत से मुलाकात की। इस मुलाकात में चीन ने पाकिस्तान की मध्यस्थता और उसकी भूमिका को लेकर पूरा समर्थन जताया। आप इस मुलाकात की टाइमिंग भी देख लीजिए। यह मुलाकात संभावित बातचीत से ठीक पहले हो रही है और पिछली बार ट्रंप ने भी
यही कहा था चीन ही ईरान को बातचीत की टेबल पर लाया है। हालांकि चीन पर यह आरोप लग रहे हैं कि वही ईरान को युद्ध के लिए पंप कर रहा है, हवा भर रहा है ईरान। दावा है कि अमेरिका ने रविवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के जिस टुस्को जहाज को कब्जे में लिया था, उस जहाज में ऐसा सामान था जो मिलिट्री का सामान बनाने का काम आता है। यह भी दावा है कि चीन से आ रहे इस जहाज में ऐसे केमिकल थे जो ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे यह सवाल उठे कि क्या चीन ईरान को तबाही का सामान सप्लाई कर रहा है। उधर चीन ने ईरान के शिप से किसी तरह के कनेक्शन से इनकार कर दिया। चीन का कहना है कि वो विदेशी जहाज है, चीन का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। दरअसल यूएन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर चुकी अमेरिकी नेता निक्की हेली ने यह दावा किया है कि जो शिप अमेरिका ने जब्त की है वो चीन से आ रहा था, उसमें मिसाइल बनाने से जुड़े केमिकल्स थे। हेली ने कहा है कि चीन लगातार ईरान को मदद कर रहा है, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती। इधर सीज फायर नहीं हो रहा है, उधर ट्रंप की मुसीबत बढ़ाने वाली खबर आ रही है। युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट के देशों ने अमेरिका से दूरी बनाना भी शुरू कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यूएई ने युद्ध के लिए अमेरिका से मुआवजा मांग लिया। यूएई ने ईरान युद्ध में हुए नुकसान के लिए अमेरिका से वित्तीय गारंटी मांगी है। हालात और खराब होने पर डॉलर से युआन पर शिफ्ट होने की चेतावनी भी दे दी। यूएई की मांग के बाद दूसरे मिडिल ईस्ट के देश भी मुआवजे की कतार में खड़े हो सकते हैं और अमेरिका से वित्तीय गारंटी मांग सकते हैं। वित्तीय सुरक्षा कवच एक तरह का सेफ्टी नेट होता है, जिसके तहत अमेरिका को युद्ध के कारण पैदा होने वाले आर्थिक संकटों से निपटने के लिए एक तरह की गारंटी देनी होगी। अगर अमेरिका और ईरान में सीज फायर नहीं होता है, हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता है, तो दुनिया भर में तेल का संकट और बड़ा हो सकता है। इसी संकट से निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन देशों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स ने एक बैठक की। यह बैठक तब हुई है जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तेल संकट को लेकर चेतावनी दी, जिसमें कहा था कि यूरोप के पास जेट ईंधन का भंडार 6 हफ्तों के लिए ही बचा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच क्या होगा? बातचीत होगी या नहीं होगी? होगी तो कोई समझौता होगा या नहीं होगा? इसको लेकर सभी लोग टेंशन। बातचीत फेल हुई तो युद्ध भड़कने की आशंका है। हालांकि यह भी संभव है कि सीज फायर की मियाद को और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच ऐसे पेचीदा मुद्दे हैं, 1-2 राउंड की बातचीत में जो सुलझने वाले दिखाई नहीं दे रहे, सुलझ जाएं ऐसा लगता नहीं। 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिस पर बातचीत की सफलता निर्भर करेगी। पहले इजराइल हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और तीसरा समंदर में ब्लॉक। ट्रंप के सामने ईरान को मनाने का चैलेंज तो है ही, अमेरिका में भी उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप को इस युद्ध में नेतन्याहू ने घसीटा है। यह सब एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को सबसे भ्रष्ट शासक के तौर पर बताया। और अकेले ट्रंप ही नहीं, उनके कई मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लगने के बाद ट्रंप कैबिनेट की श्रम मंत्री लोरी चावेज ड्रेमर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। जांच में यह बात सामने आई है कि लोरी अपने कर्मचारियों को परेशान कर रही थी। लोरी ने युवा महिला कर्मचारियों को सरकारी दौरों के दौरान शराब लाने के निर्देश दिए थे। ड्रेमर पर आरोप था कि उन्होंने अपने करीबी अफसरों को सरकारी पैसों पर टूर के लिए भेजा। लोरी पर अमेरिका में 2025 के दौरान लगे शटडाउन के वक्त पूल पार्टी करने का भी आरोप। लोरी के पति और पिता पर भी ऑफिस की महिला कर्मचारियों को मैसेज भेजने के आरोप लगे। आप देखिए कि ट्रंप को झटके पर झटके लगा। जिस टैरिफ से ट्रंप पूरी दुनिया को डरा रहे थे, अब उस टैरिफ की भी हवा निकलनी शुरू हो गई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध घोषित किया, जिसके बाद अब ज्यादा वसूले गए टैरिफ के रिफंड की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा टैरिफ रिफंड माना जा रहा है, जिसमें 166 अरब डॉलर यानी कि करीब 15,50,000 करोड़ रुपए लौटाए जाने। सिर्फ भारतीय व्यापारियों को ही 12 अरब डॉलर यानी कि 1,12,000 करोड़ रुपए लौटाने। कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके टैरिफ लगाए थे। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इंपोर्टर्स को उनकी जमा राशि और ब्याज लौटाने के निर्देश दिए थे। अब पाठशाला में अगला चैप्टर, 40 तरह के 51 क्विंटल फूल, भव्य तैयारी, गजब इंतजाम, खत्म होगा भक्तों का इंतजार।
खुलने वाले हैं केदार के कपाट। सनातन से खिलवाड़ मंजूर नहीं। दर्शन से पहले देनी होगी आस्था की अग्नि परीक्षा। चार धाम यात्रा को लेकर क्या क्या नियम, अब इसकी बात हो। अब से करीब 10 घंटे के बाद जब आपकी घड़ी में सुबह के 8 बज रहे होंगे, तब उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बाबा केदार 6 महीने के बाद अपने भक्तों को पहला दर्शन देंगे। आज बाबा केदार की डोली केदार धाम पहुंच चुकी है। शुभ मुहूर्त में मंदिर के कपाट खुले और वो बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाए। इस बार तीर्थयात्रियों में केदारनाथ समेत 4 धाम की यात्रा का जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि 4 धाम यात्रा शुरू हुए अभी 2 दिन हुए हैं और 19.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। केदारनाथ धाम के लिए 6,80,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 5,75,000, यमुनोत्री धाम के लिए 3,33,000, गंगोत्री धाम के लिए 3,43,000 और यही नहीं 10,000 से ज्यादा विदेशी सैलानियों ने भी 4 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। केदारनाथ के दर्शन के लिए 24 घंटे पहले से ही लोग कमकपाती ठंड में कैसे लाइन लगाकर खड़े हैं, आपको दिखाऊं। दर्शन के बारे में केदारनाथ के मुख्य पुजारी ने कौन सी नई व्यवस्था बता दी है, यह भी आपको सुना। कल केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले मंदिर को भव्य तरीके से सजा दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में बर्फ के ग्लेशियर्स ने श्रद्धालुओं का रास्ता कैसे रोक दिया और अब भोले के भक्त केदार घाटी कैसे पहुंच रहे हैं, यह भी आपको दिखाऊं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले जो तस्वीरें भक्तों का मन मोह ले रही है, वो है मंदिर की भव्य सजावट। केदारनाथ धाम को 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इसके लिए देश भर से 40 किस्मों के फूल चुन चुनकर केदार धाम मंगाए गए। मंदिर पर फ्लावर डेकोरेशन का काम करने के लिए गुजरात से एक टीम बुलाई गई। कल से ही यह टीम पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाने में जुटी हुई। यहां तक कि कल देर रात तक भी मंदिर को सजाने का काम चलता रहा। केदार घाटी से एक रिपोर्ट देखिए। कल 22 अप्रैल है और बाबा केदारनाथ के दरबार में इस समय बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद का सीन देख सकते हैं। जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। जिस रास्ते से मैं होकर आ रहा हूँ पूरी तरह से बर्फ को काट कर रास्ता बनाया गया है। इधर दूसरी तरफ बाबा केदार के धाम हैं मेरे दाईं तरफ, लेकिन पहाड़ों की तरफ मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, तस्वीरें दिखाऊं, तो देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं। इस कदर बर्फबारी हुई है इस बार, जिसकी वजह से बाबा केदार के धाम में भी अभी तक बर्फ नहीं हटी है। पहाड़ पूरी तरह से लकदक है, पूरी तरफ से पहाड़ बर्फबारी के चलते लकदक हो चुके हैं। दरबार में बर्फबारी है। आप गंगोत्री यमुनोत्री के बाद सीधा जो मूवमेंट होता है श्रद्धालुओं का, वो सीधा धाम की तरफ होता है। धाम में देखिए स्थिति में दिखा रहा हूँ किस तरीके से सजाया जा रहा है। रात को भी हमने दिखाया 50 कुंतल से ज़्यादा फूल यहाँ लगाए गए हैं। बंगाल से फूल मंगाए गए हैं और ना जाने कहाँ से फूल मंगाए गए हैं। और ये जो नज़ारा है अपने आप देखता बनता है। लोग यहाँ पर अपने मिलने वाले अपने घर परिवार वालों को फ़ोटो के मार्फत, वीडियो कॉल के मार्फत दिखा रहे हैं। देखिए मैं इस समय धाम में मौजूद हूँ और धाम की जो अलौकिक तस्वीर है सीधा आपको दिखा रहा हूँ। टाइम्स नव भारत पे आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। कुछ लोग भी हैं, क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं? मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। सन 16 से लगातार आ रहा हूँ मैं। हमारा अलवर का भंडारा लगता है, नवा भंडारा लगा हुआ है। जब ओपनिंग होती है तब भी आते हैं हम 3 दिन पहले। जब मंदिर कपाट बंद होते हैं तब भी आते हैं हम। यहाँ सुकून मिलता है, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। केदार वो भूमि है जहाँ शंकराचार्य ने खुद को अपने अपर समाधि लीन किया और प्रशासन की बहुत सी व्यवस्था है, यात्रियों में उत्साह है और हर साल बाबा का श्रृंगार, बाबा सस्ते हैं। एक अलौकिक आनंद आता है यहाँ पर आने के बाद। फूलों से बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। 50 कुंतल फूल लगाए गए हैं गेंदे से। अलग अलग राज्यों से फूलों, जहाँ जिस राज्य का फेमस फूल है उस फूल को यहाँ लगाया जा रहा है। अपने आप में बेहद आकर्षक का केंद्र है। अलौकिक फोटो है इस समय। केदार धाम के कपाट भले ही कल खुलेंगे, लेकिन उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2 दिन पहले यानी कि 19 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी। उत्तराखंड के इन 4 धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल है। दुर्गम पहाड़ों में स्थित ये चारों धाम हर साल अक्टूबर या नवंबर में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही बंद हो जाते हैं और लगभग 6 महीने बंद रहते हैं। इसके बाद जब मौसम बदलता है और गर्मी आनी शुरू होती है, तब अप्रैल या फिर मई में चारों धाम के कपाट खोले जाते हैं। उत्तराखंड में चारों धाम की यात्रा दक्षिणावर्त दिशा में पूरी करने की मान्यता भी है।
इसलिए सभी तीर्थ यात्री अपनी यात्रा यमुनोत्री से शुरू करते हैं और गंगोत्री होते हुए केदारनाथ पहुंचते हैं और अंत में बद्रीनाथ के दर्शन के साथ ही चार धाम यात्रा पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ सभी धामों की यात्रा करना जरूरी है। तीर्थयात्री अपनी सुविधा और वक्त के हिसाब से एक या दो धाम की यात्रा भी करते हैं, लेकिन इस बार केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के रहने, खाने और दर्शन की अच्छी व्यवस्था की गई। पिछली बार केदारनाथ धाम में वहां की क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए थे, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए श्रद्धालुओं से चार धाम यात्रा रोकने की अपील की गई कि आप नहीं आए, बहुत ज्यादा भीड़ होगी। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के जाने पर कोई रोक टोक नहीं। सुनिए केदार मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो क्या बताते। सर्वप्रथम तो ऐसा है, श्री केदारनाथ धाम में जो यात्री रहने के लिए कम से कम 35,000 यात्री स्टे कर सकते हैं। दूसरी बात, दर्शन की जहाँ तक व्यवस्था है, मेरी 63 साल की उम्र हुई, मैं लगातार देख रहा हूँ कि वास्तव जो 2025 तक जो लगातार क्या होता कि यात्रियों को दर्शन करने में बड़ी असुविधा प्राप्त होती थी। लेकिन इस बार श्री केदार सभा और मंदिर समिति और पूरे हमारे जिला प्रशासन द्वारा जो है एक विशेष व्यवस्था यात्रियों के हित में कर दी गई है, वो ये रेलिंग की व्यवस्था है। इस रेलिंग की व्यवस्था होने से क्या होगा कि यात्री जो जहाँ 4 घंटे लगते थे वहाँ यात्री 1 घंटे में दर्शन करके अंदर से बाहर आ जाएगा। हाँ। अच्छा, इस बार जो व्यवस्था की बात हो रही है, मोबाइल फोन्स जो हर आदमी यहाँ पे हमने देखा बहुत सारी वीडियो रील्स वायरल होती थी, इस बार वो व्यवस्था बंद की गई है। कैसे देखते हैं इस कदम को, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कि मंदिर परिसर के बाहर यात्री फोटोग्राफ खींच सकता है। कल 22 तारीख से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। यात्री को अंदर जाने से पहले अपना मोबाइल जो है जमा करना पड़ेगा। वही काउंटर होगा जब मंदिर के जहाँ लाइन लगती है उधर जमा करना पड़ेगा, तब यात्री अंदर जाएगा। यहाँ परिसर में न यात्री बाहर आके कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर पाएगा। चार धाम की यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है। यमुना को सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन माना जाता है। मान्यता है कि यमुनोत्री में स्नान और दर्शन से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। यमुनोत्री धाम में मां यमुना का आशीर्वाद लेने के बाद यात्रा का अगला चरण गंगोत्री धाम होता है। गंगोत्री मंदिर से लगभग 19 किलोमीटर ऊपर है गौमुख। यहां से निकलने वाली गंगा की धारा भागीरथी के रूप में बहती है। भागीरथी की जलधारा देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बन जाती है, जिसे हम सब मां गंगा के नाम से बुलाते हैं। हर दिन लगभग 20 लाख श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस बार केदारनाथ में श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की नहीं सहनी पड़ेगी और बड़ी आसानी से 1 घंटे से भी कम वक्त में श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन हो जाए। इसके लिए मंदिर के बाईं तरफ एक रेलिंग कॉरिडोर बनाया गया है। इसमें एक जगह से श्रद्धालुओं की एंट्री होगी और वो बिना धक्का मुक्की के रेलिंग कॉरिडोर से होते हुए मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाएंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा ने रेलिंग वाली नई व्यवस्था का भी जायजा लिया। देखिए, रेलिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले रेलिंग की ये व्यवस्था है जिसकी वजह से यहाँ प्रांगण में काफ़ी भीड़ लगा करती थी। भीड़ के साथ क्या होता था, धक्का मुक्की होती थी, काफ़ी धक्का मुक्की होती थी। लोगों के जो दर्शन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ये देखिए, ये रेलिंग बना दी गई। अब इसमें प्रॉपर यहाँ से उसकी एंट्री होगी और लाइन लग के वो यहाँ 4 उसमें बांटा गया है इसे। और अभी से लोगों ने यहाँ बैठना भी शुरू कर दिया है। कल कपाट खुलने हैं और अभी से बैठना, अपने नंबर लगाने शुरू कर दिए। आप देखिए, पूरे लाइन में यहाँ नंबर लगने शुरू हो चुके हैं। 24 घंटे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। मतलब इस बार बाबा के भक्तों को दर्शन तो बिना परेशानी के मिल जाएंगे, लेकिन इस बार केदारनाथ धाम में रीलबाजों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि केदार धाम में रीलबाजों की एंट्री बैन कर दी गई। अगर कोई रीलबाज श्रद्धालु बनकर मंदिर में एंट्री करने की कोशिश करता है तो सिर्फ बाबा के दर्शन ही कर पाएगा, कोई वीडियो या फिर रील नहीं बना पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रुद्रप्रयाग पुलिस ने इस बार केदारनाथ मंदिर में कैमरा या फिर मोबाइल ले जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमर का कहना है कि यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि मंदिर की गरिमा और पवित्रता बनी रहे। सुनिए। हमारा मंदिर परिसर का प्रांगण है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की रील बनाना, वीडियोग्राफी करना प्रतिबंधित है और जो हमारी परिधि है उसमें मोबाइल फोन का प्रयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। इसी क्रम में हमारे प्रशासन द्वारा इस बार एक मोबाइल काउंटर, एक लॉकर का सिस्टम भी बनाया गया है। इसमें मैं सभी श्रद्धालुओं से ये अपील करना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी या फिर रील बनाना मंदिर परिसर में ना करें, ताकि मंदिर परिसर की गरिमा और पवित्रता बनी रहे।